रूपाली जैसे पत्थर सी हो गई थी, मानो उसके भीतर की सारी ऊर्जा अचानक खींच ली गई हो। उसके 26 वर्षीय बेटे वैभव ने पहली बार खुलकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं शादी ज़रूर करूँगा। आपकी राय का असर मेरी सोच पर नहीं होगा। आप कहती हैं कि शादी दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से चलता है। पापा और आपकी शादी नहीं चली तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी ही गलत है। असल में आप कभी पापा के साथ नहीं खड़ी हुई। उन्हें आपके ऑफिस वाले सहकर्मी का आना जाना पसंद नहीं था, लेकिन आपने उनके विरोध को कभी महत्व नहीं दिया। आपने पापा के परिवार को भी वह इज्जत नहीं दी जिसके वे हकदार थे। अगर दादाजी किसान थे तो उसमें बुराई कहाँ थी? जब ये सब पता था तो प्रेम विवाह क्यों किया आपने? मायके को हमेशा प्राथमिकता देना और हर छोटी बात पर पापा को दोषी ठहराना, क्या यही रिश्ता निभाना था? वैभव की बातें जैसे तेज चाकू की धार बनकर रूपाली के दिल को चीर रही थी। उसे चक्कर सा आने लगा। वे चुपचाप रसोई में जाकर अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लाई। एक घूंट लेते हुए बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, पर सोचो, मेरे पास तुम्हारे अलावा कौन है? जब तुम अपनी जॉब शुरू करोगे तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। तब शायद मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वैभव ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, माँ, आप और पापा के पास भी पैसे थे, पर क्या उस सुख का एहसास हुआ जो रिश्तों से मिलता है? पैसा बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं। आपने अपना जीवन मायके वालों पर लुटा दिया और वही लोग आपको पापा से अलग करने की साजिश रच बैठे। आज भी आप पापा की कमी महसूस करती हैं, चाहे मानो या ना मानो। इतने सालों का दर्द वैभव के शब्दों से बाहर बह रहा था। वह आगे बोला, माँ, जब मैं सिर्फ 12 साल का था तब आप दोनों अलग हो गए थे। अगर पापा ही गलत थे तो आपने सबके बहकावे में आकर रिश्ता क्यों तोड़ा? आप भी तो स्वार्थी बन गई थी। आपको लगा कि पापा किसान के बेटे हैं तो शायद वे आपके लिए परिवार छोड़ देंगे, पर उन्होंने परिवार नहीं छोड़ा। तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि मैं सिर्फ आपके लिए शादी ना करूं? मैं श्रुति से शादी करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, बस अपना जीवन चाहिए। इसी बीच डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही श्रुति हाथों में गुलदस्ता और मिठाई लिए खड़ी थी। थोड़ी देर बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। वैभव काम के कॉल पर बाहर चला गया। तभी रूपाली श्रुति के पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। आखिर क्या खास है तुम में कि वैभव हमेशा तुम्हारी ही बातें करता है? श्रुति हल्के से मुस्कुराई, कुछ खास नहीं आंटी, बस स्कूल के दिनों से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। रूपाली के शब्दों में हल्का तंज था। सोच लो, वैभव मेरे साथ नहीं रहेगा, क्या तुम उसे संभाल पाओगी? इतना सुनते ही श्रुति की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, बचपन में ही मेरे मम्मी पापा का निधन हो गया था। चाचा चाची ने पाला, पर उनके प्यार की हमेशा कमी रही। जब वैभव से प्यार किया तो मैंने सब सच जाना, फिर भी स्वीकार किया। आंटी, मुझे अपने परिवार की तलाश है और वो मैं आप सब में देखती हूँ। श्रुति की मासूमियत ने पहली बार रूपाली को अपने पुराने निर्णयों पर पछताने पर मजबूर कर दिया। उसके मन में दबा हुआ अपराध बोध आंसुओं के साथ बह निकला। तभी वैभव लौटा और दीवार की ओट से माँ और श्रुति की बातें सुनता रहा। श्रुति ने रूपाली का हाथ पकड़कर कहा, आंटी, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के समय आप और अंकल जी दोनों मिलकर मेरा स्वागत करें। रिश्तों को एक और मौका दीजिए। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वे वीरेन से मिलने जाएंगे। जब वे पुराने घर पहुंचे तो देखा वो टूटा फूटा सा हो चुका था। अंदर एक महिला ने बताया कि वीरेन अब व्हील चेयर पर है। जैसे ही रूपाली ने उन्हें देखा, उसकी आंखें नम हो गई। दौड़कर वह उनसे लिपट गई। वीरेन ने भरी आवाज़ में कहा, रूपाली, तुमने बहुत देर कर दी। हादसों और अपनों के बिछड़ने से मुझे तोड़ दिया। अब शरीर भी साथ नहीं देता। आंखों का सच्चा अपनापन अभी भी वही था। वैभव और श्रुति ने उनके पैर छुए। बरसों का बिछड़ा रिश्ता जैसे एक पल में फिर से जुड़ गया। रूपाली सिसकते हुए बोली,
मैंने अपने अहंकार और मायके के मोह में सब खो दिया, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी, अपनी गलतियों को यहीं छोड़कर। वीरेन ने सिर हिलाकर हामी भरी और रूपाली को गले से लगा लिया। 6 महीने बाद श्रुति दुल्हन बनकर वैभव की दहलीज पर खड़ी थी। रूपाली और वीरेन ने मिलकर उसका स्वागत किया। घर खुशियों से गूंज उठा। वीरेन ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज सच में लगता है कि मेरा घर फिर से रौनक से भर गया, और इसका कारण तुम हो बहू।